अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। अभी गुज़िश्ता रोज़े की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने 3 बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कह दूंगा सबको कि कट मोशंस पेश ना करें। अच्छा, कट मोशन वैसे तो अपोजिशन पेश करती है बजट के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं मैं अपने MPs को कह दूंगा। और दूसरा वो कह रहे हैं कि हम बजट पास नहीं करेंगे, और कहते हैं अगर हम बजट पास ना करें तो वफाकी हुकूमत के पास एक ही आइनी रास्ता है, वो ये कि वो फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा के सूबे के हालात ले सकती है। और तीसरा जो है वो कहते हैं कि मुलाकात नहीं होने दी गई है, और अगर उनके पास जो है वो असेंबली तोड़ने का इख्तियार भी है, वो असेंबली भी तोड़ सकते हैं। तो अब ये सिर्फ धमकियां हैं या वाक़तन इसके अंदर कोई सब्सटेंस है, उनके तो सियासी बातें हैं, लेकिन हम आइन और कानून की रोशनी के अंदर उनकी इन तीनों बातों को थोड़ा एनालाइज करते हैं। और इस हवाले से आज हमारे साथ होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं जनाब हाफिज़ अहमद एहसान खोखर साहब। खोखर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आपको पता है सियासत तो हमारे यहाँ चलती रहती है, लेकिन ये बजट के मौके के ऊपर, बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसमें सारे माली मामला तय होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब ये मैं इससे सवालात आपसे पूछूंगा। हमें नहीं पता कि सियासत और सियासी पोजीशन कल क्या हो जाती है, मुलाकात हो जाती है तो वो नहीं होती या नहीं होती है। और जो वो कह रहे हैं, तो अगर मैं होता तो मैं तो कभी ना मुलाकात करने देता ताकि वो ये करते। लेकिन वो जो ये धमकी दे रहे हैं, पहली बात तो ये कि कट मोशन तो आपके ख्याल में अपोजिशन पेश नहीं करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीकी साहब, जो आपने चीफ मिनिस्टर KPK का एक स्टेटमेंट सुनाया है या आपने उसके मुताल्लिक कमेंट किया है, मैं अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाऊँ तो किसी भी प्रोविंशियल असम्बली का जो बुनियादी तौर पे काम होता है, हाँ। वो होता ये है कि अपना लीडर ऑफ द हाउस सिलेक्ट करना, नंबर 2 लेजिस्लेशन करना, नंबर 3 जो है कि जो उस प्रोविंस के बजट्स हैं या एक्सपेंडिचर्स हैं उनको अप्रूव करना, और नंबर 4 जो है कि अपने चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना और उसकी जगह कोई और चीज़ लेके आ जाना या उसकी जगह कोई और चीफ मिनिस्टर को लेके आना। ये बुनियादी तौर पे फंडामेंटल्स हैं। अब उसके अंदर ये है कि अगर आपने किसी चीफ मिनिस्टर को हटाना हो तो आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर जाना पड़ता है और उसकी आपकी 20% मेंबरशिप चाहिए, फिर उसके बाद वो 3 से 7 दिन के अंदर उसकी वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, अब ये 2 प्रोविजंस है जो फेडरल गवर्नमेंट के बजट्स को डील करती है, वो है आर्टिकल 81 से लेके आर्टिकल 87 तक, और जो प्रोविंशियल बजट्स को डील करती हैं वो है आर्टिकल 120 से लेके आर्टिकल 126 तक। आर्टिकल 120 ये कहता है कि आप जो भी अपना एनुअल एक्सपेंडिचर या एस्टिमेशन है आप उसे पेश करेंगे। 121 ये कहता है कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से चीज़ें आई होती हैं या चार्ज एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप उनको पास करेंगे या प्रेजेंट करेंगे। 122 कहता है कि आपने इन सारी चीज़ों को पास करना है। 123, 24, 25 जो है वो मुख्तलिफ जो आपकी प्रपोर्शंस हैं या अप्रोप्रिएशंस हैं उनको एड्रेस करता है। और 126 ये कहता है कि अगर प्रोविंशियल असम्बली जो है वो अपना बजट पास नहीं कर सकती, एक्सपेंडिचर्स को अप्रूव नहीं कर सकती, तो गवर्नर के पास ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी है कि वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है और 4 माह तक जो है वो उस प्रोविंस का बजट जो है उसको प्रपोज कर सकता है जी। सही। अब उसके अंदर ये है कि अगर कोई भी प्रोविंशियल असम्बली जो है वो अपना बजट पास मेजॉरिटी के साथ नहीं करते, और ये बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की होती है। अगर चीफ मिनिस्टर बजट पास नहीं कर सकता तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसके ख़िलाफ़ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, यानी कि वो अपनी सीट्स पे नहीं रह सकता। चूँकि अब बजट का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। 1 जुलाई को 1 रुपया भी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती अगर बजट पास नहीं होता। और अगर उससे पहले 2 चीज़ें आएंगी, एक आएगा कि जो आपकी मुख्तलिफ आपने एक्सेस जो चीज़ें हैं बजट्स की होती हैं, यानी कि वो एनुअल बजट में होती नहीं हैं लेकिन आपने वो खर्चे कर लेते हैं, आप उसको असम्बली से पास करवाते। अगर असम्बली से वो चीज़ें पास नहीं होती बिफोर द फाइनल बजट जो है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर द चीफ मिनिस्टर कि वो जो है
हाउस का उसको कॉन्फिडेंस जो नहीं है, और अगर उसे कॉन्फिडेंस नहीं आता तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, और अगर वो कंटिन्यू नहीं कर सकता तो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि प्राइम जो गवर्नर है वो ये कह सकता है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें आर्टिकल 130(6) के अंदर जाके, या वो उसके बाद ये है कि अगर वो उसके बाद नहीं कॉन्फिडेंस लेता तो फिर एक और जो चीज़ आएगी वो ये आएगी कि अगर किसी के पास हाउस की मेजॉरिटी नहीं आती तो वो असम्बली जो है वो आर्टिकल 112(2)(b) के अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर दी जाएगी। उससे पहले जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी भी वक्त असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है, लेकिन अगर ये इस चीज़ के अंदर लेकिन अब सब ये एक चीज़ तो हमने ये देखी है ना कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो उस दौरान में तो चीफ मिनिस्टर का जो है वो इख्तियार मुअत्तल हो जाता है असेंबली डिसॉल्व करने का। तो जब बजट पेश हो जाता है तो फिर क्या ऐसी सूरत में भी असेंबली डिसॉल्व करने का इख्तियार होता है? देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या ये भी फ्रीज हो जाता है, ये मतलब देखें कि आप अगर कोई भी असेंबली को डिसॉल्व करते हैं तो वो जो है आप गवर्नर को एडवाइस करते हैं या प्रेसिडेंट को एक एडवाइस करते हैं, तो वो तो बाइंडिंग है ना, वो तो गवर्नर पे है। उसके अंदर ये है कि उनके अंदर जो है कि आप उनको अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर जाके करते हैं तो उनको जुडिशली रिव्यू किया जा सकता है। अब अगर रूटीन के अंदर चीफ मिनिस्टर किसी चीज़ को एडवाइस करता है कि मुझे असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए और उसमें कोई एक किस्म का परसेंट डाउट नहीं होता कि उसकी मेजॉरिटी वो लूज़ कर गया है, तो उसका बिल्कुल इस्तेहकाक है कि वो 112(a) के नीचे एडवाइस कर दे। लेकिन जिस जगह उससे लेकिन ये तो है बजट सेशन के दौरान की जा सकती है। देखें ना कि बजट जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि एक फंडामेंटल चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट नहीं है, लेकिन अगर वो असेंबली रेजोल्यूशन की एडवाइस गवर्नर को भेजता है तो गवर्नर 48 आवर्स के अंदर अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करता तो उस चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर कि चीफ मिनिस्टर ने नहीं, वो देखिए चैलेंज तो किया जा सकता है, लेकिन ये है कि ये कोई वो कहते हैं ना कि बहुत कोई वाजे नहीं है कि बजट सेशन के दौरान असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकती है। देखिए अगर वो असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो फिर क्या होगा? 48 आवर्स के अंदर जो है वो बाइंडिंग है एडवाइस ऑन द गवर्नर। अच्छा, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो फिर उस वक्त तक जो है वो वही चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेगा जब तक नया नहीं आ जाता है। नहीं वो तो, और अभी हमने देखा जब केपी और सरहद की अपना पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर दी गई थी तो इलेक्शन जो है ना एक बहुत बड़ा मामला बन गया था। ठीक है, तो अब ऐसे जब अभी 1 साल मतलब असेंबली की मुद्दत तो वैसे भी 4 साल है, लेकिन 5 साल है मतलब बाकी मानदा। तो ऐसी सूरत में ये एक तो मुझे तो नहीं समझ आती कि पॉलिटिकली ये इकदाम वो लेंगे असेंबली डिसॉल्व करने का, लेकिन अगर बजट पास नहीं होता जैसा वो कह रहे हैं कि जी मेरी मुलाकात ना कराई तो हम बजट पास नहीं करेंगे, तो ये ऐसी सूरत में फिर क्या होगा? देखें आपने जो मुख्तलिफ चीज़ें की हैं मैं 1 बाय 1 उनका आपको बताता हूँ। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर कभी भी ऐसा नहीं आया कि कोई ऐसी असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई हो कि जिसने बजट ना पास किया हो, ये कभी भी नहीं होता। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि अगर बजट पास नहीं होता या वो डेट गुजर जाती, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मिसट्रस्ट है, और उस मिसट्रस्ट के अंदर ये नहीं हो सकता कि चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी भी नहीं है और असेंबली अपने आप को कंटिन्यू भी करे, चूँकि असेंबली जो है वो बुनियादी तौर पे बेस करती है अपने लीडर ऑफ द हाउस के ऊपर। अगर लीडर ऑफ द हाउस जो है, इसलिए आप देखें ना कि अगर कोई भी शख्स लीडर ऑफ द हाउस बनने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या वोट नहीं रखता तो गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उस असेंबली को डिसॉल्व कर दे, जिस तरह 58(2)(b) के अंदर है या 112(2)(b) के अंदर आएगा। नहीं, अब तो आइन बदल गया, वो डिस्क्रिप्शंस भी खत्म हो गए। मैं वो आपसे नहीं देखें ना कि 2 तरह की असेंबली डिसॉल्व, एक वो है कि जो डिसॉल्व की जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर सूबे के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी कि अपनी टर्म को पूरा कर रही है और 1 माह पहले उन्होंने डिसॉल्व कर दी है, या जिस तरह पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर ने पहले डिसॉल्व कर दी थी, उसके अंदर जो एडवाइस गवर्नर को भिजवाई गई। दूसरी सिचुएशन उसके अंदर ये आती है कि कोई शख्स जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खो देता है और नया को इलेक्ट नहीं हो सकता, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है गवर्नर जो है फिर उसको एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, गवर्नर खुद जो है उसको नहीं, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, उसे कर सकता है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये बजट पास नहीं होता फेडरल KPK के हद के अंदर जो है, तो 2 चीज़ें आगे आएंगी।
एक तो जो चीफ मिनिस्टर ने बात की है फाइनेंशियल एमरजेंसी की, फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है उसका किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। असेंबली के अंदर वोट लेना, अक्सरियत लेना, इट इज़ अ पॉलिटिकल प्रोसेस। ऐसी कोई सिचुएशन जो आर्टिकल 235 के अंदर है कि आपका फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है या आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत आपका लो चला गया है या उसके बाद ये है कि आप सूबा जो है वो चल नहीं सकता फाइनेंशियली, तो आर्टिकल 235 की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट इसको इन्वोक करे, नंबर वन। नंबर टू ये है कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि आर्टिकल 235 के नीचे गवर्नर जो है फेडरल गवर्नमेंट को एक रेफरेंस डाले। तो आर्टिकल 235 इस सिचुएशन के अंदर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ना फेडरल गवर्नमेंट इन्वोक कर सकती है, ना उसके बाद गवर्नर एडवाइस दे सकता है, और ना ही ऐसी सिचुएशन है कि आर्टिकल 235 को लेके जाया जाए। तो लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि फेडरल गवर्नमेंट 235 को इन्वोक कर सकती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली ना वायबल है, ना सस्टेनेबल है, ना ये किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल वो जैसे ऐसे ही है जैसे सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि उनको पता था कि अगर पार्लियामेंट के अंदर वो सियासी जमात जिसने इलेक्शन लड़ा और उसकी सीट हो उसमें उसी को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, तो ये तो फिर मेरा ख्याल है इसी तरह की एडवाइस मिल रही है इनको, लीगल एडवाइस। मैं आपको बताऊं कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आप देखें कि 2022 से जब से पीटीआई की गवर्नमेंट गई है, हमारे मुल्क के अंदर हर दफ़ा कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। अब आप देखें कि आज तक कभी हुआ कि आपने आर्टिकल 95 या 96 जो आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डील करता है, आपने उसको आर्टिकल 5 के ऊपर बुलडोज कर दिया? कभी इस तरह हुआ? और फिर वो अच्छा, उसके बाद आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आईन के खिलाफ वर्जी हुई है। पंजाब और केपीके की गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी होते हुए चीफ मिनिस्टर के पास कोई रीजनिंग नहीं, और आपने एडवाइस उसके अंदर दे दी। फिर आप देखें कि आपका जो रिज़र्व सीट्स का है कि आपको पता है कि आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 के अंदर सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसने इलेक्शन सिंबल पे लड़ा हो, जिसको सेक्शन 209 210 के नीचे इलेक्शन कमीशन का एक सर्टिफिकेट 215 का मिला हो, नहीं है वो इलेक्शन सिंबल पे नहीं, और उन्होंने देखा कि SIC को ज्वाइन कर लिया और SIC ने ना इलेक्शन लड़ा ना उसकी इलेक्शन रिजर्व सीट से। तो यही वो एक सिचुएशन है कि 235 पे उन्होंने जो बात की है, 235 जो है ये प्रेरोगेटिव गवर्नर या फेडरल गवर्नमेंट का है, और वो उस सिचुएशन के अंदर आता है कि जब आपका फाइनेंशियल ब्रेकडाउन वहां पे हो जाए। तो यहाँ पे तो फाइनेंशियल ब्रेकडाउन नहीं है। अब यहाँ के ऊपर जो तो ये अपनी अंदर के इख्तलाफ आते हैं नहीं, अब देखें ना, अब ये है कि अब देखें अब अगला जो है कि लिहाजा आउट ऑफ क्वेश्चन आर्टिकल 235 लग नहीं सकता, गवर्नर एडवाइस कर नहीं सकता, और अगर गवर्नर ये करता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये सस्टेनेबल ही नहीं है। और अगर किसी जगह चैलेंज किया जाएगा तो 235 जो फेडरल गवर्नमेंट का एक्शन अगर आता है, प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो आप उसको फिर पार्लियामेंट के अंदर आपने 60 डेज़ के अंदर ले डाउन भी करना होता है, वो सारे का प्रोसेस जो है वो विशिएट कर दिया जाएगा, चूँकि ना जस्टिफिकेशन है, ना रीजनिंग है, ना वो इसकी ज़रूरत है। अब ये आ जाता है कि जो ये मैंने आपको कहा कि अगर आप 122 आर्टिकल के नीचे प्रोविंशियल असेंबली बजट पास नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो खो चुका है। और जब वो खो चुका है तो आगे दो चीज़ें आएंगी। एक चीज़ ये आएगी कि अगर उसके बाद कोई गवर्नर समझता है या कुछ शख्स ऐसा होता है कि जी मैं अपनी पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत पूरी कर सकता, क्योंकि KPK के अंदर जो एक इंटरेस्टिंग आया हुआ है वो ये है कि दूसरे प्रोविंसेस के अंदर तो आपके जो मेंबर्स ऑफ असेंबलीज़ हैं या नेशनल असेंबली के अंदर हैं, उनकी एफिलिएशन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। KPK के अंदर ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, यानी कि इनका नहीं, लेकिन अभी तो इंडिपेंडेंट अभी 8 देखे ना कि अगर देखे ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला जो फैसला है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप अपने 15 दिन के अंदर एफिडेविट दें कि आपकी सियासी वाबस्तगी रखते हैं। देखे ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ अच्छा, और उस वजह से सेनेट का इलेक्शन भी नहीं हुआ, इलेक्शन में नहीं आया, और चीफ मिनिस्टर ने कहा मैं नहीं करने दूंगा, बुलाऊंगा। और अब जो है तो अभी उनकी सूरत हाल क्या है? अच्छा, अब ये है कि PTI है वो इंडिपेंडेंट है, ये सारे हैं इंडिपेंडेंट। अब उन्हीं में से कोई शख्स जो है या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का, जिस तरह JUI है या PMLN है, वो कह देती है कि हम अपनी मेजॉरिटी जो है वो पूरी कर देते हैं, तो गवर्नर उन्हें मौका देगा कि जी आप उसे करें, एक सेशन बुलाया जाएगा
और उस सेशन से पहले आपके जो है जो नॉमिनेशन। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिशन होगी गवर्नर की सेशन कॉल करने के हवाले से। जितने देखे ना, स्पीकर तो नहीं कही है ना। नहीं, देखे ना कि जितने भी सेशंस कॉल होते हैं उनकी एडवाइस जो है स्पीकर जो है वो गवर्नर को भिजवाता है। गवर्नर बाउंड है कुछ एडवाइस के ऊपर, या फिर कुछ एक सर्टेन मेंबर्स जो हैं वो असेंबली का इजलास कॉल करते वो हैं। एक परसेंटेज है, वो परसेंटेज के मुताबिक करते हैं। तो लेकिन हर सूरत के अंदर गवर्नर इजलास बुलाता है। लेकिन आपने देखा कि KPK के अंदर ये इजलास बुलाने का भी एक इशू आया कि उन्होंने कहा जी गवर्नर बुला नहीं सकता, जब गवर्नर ने कहा और स्पीकर का, तो वो एक है। अब ये है कि अगर एक नहीं आता तो ऑटोमेटिकली जो है असेंबली डिसोल्यूशन की तरफ चली जाएगी। अगर कोई शख्स जो है नया लीडर ऑफ द हाउस नहीं बन सकता, अगर वहाँ पे कह दिया जाता है कि जी हम अपनी अक्सरियत को साबित कर सकते हैं, तो उसके अंदर एक प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होगा। और उस प्रोसेस के अंदर जो है अगर वो शख्स जो है जो मेजॉरिटी KPK असेंबली के मेंबर्स है, अगर वो शो कर देता है तो वो लीडर ऑफ द हाउस होगा। और अगर लीडर ऑफ द हाउस वो होता है तो वो काम चलेगा। लेकिन अगर वो काम नहीं चलता तो जो आपका आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है वो और गवर्नर जो है वो मिल के फिर जो है वो केयर टेकर सेटअप की तरफ जाएंगे। और गवर्नर चीफ मिनिस्टर को कहेगा आउटगोइंग को कि जी आप उतनी देर तक कंटिन्यू करें जितनी देर तक चीफ मिनिस्टर एक्टिंग नहीं आता। और उसके अंदर आर्टिकल 224। अच्छा, इसमें जो है अगर तो असेंबली डिसॉल्व कर अगर चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करता है तो वो उस वक्त तक कंटिन्यू करेगा, क्योंकि आइन कहता है कि केयर टेकर सेटअप होगा इलेक्शन के सब दोनों सूरतों में करेगा। एक ये है कि एक तो वो आ गया कि जब आपने असेंबली तोड़ दी और आपने कर दिया, अब हम फिर एक एक्स्ट्रा, मैंने आपसे आगे गुजारिश की थी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कभी भी ऐसा नहीं आया कि जी असेंबली जो है वो अपनी मियाद जो है वो इस वजह से पूरी नहीं कर रही कि वो अपना बजट पास नहीं कर सकी या लीडर ऑफ द हाउस जो है वो मेजॉरिटी नहीं कर सका। अब उसके अंदर ये है कि चूँकि कोई नहीं है तो वो चीफ मिनिस्टर गवर्नर उसे कहेगा कि आप उसे कंटिन्यू करें 224 से। स्पीकर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन या लीडर ऑफ द हाउस किसी एक नाम पे मुतफिक नहीं आते तो वो स्पीकर को कहेंगे। स्पीकर एक 6 रुकनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा जिसमें 3 अपोजिशन के होंगे, 3 वो होंगे। अगर वो किसी नाम पे इतफाक़ नहीं आता तो वो मामला चले जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है उन्हीं में से किसी एक शख्स को जो है वो केयर टेकर लगाएगा। और चूँकि असेंबली अपनी वक्त से पहले पूरा किए गए जो आर्टिकल 107 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर 5 साल प्रोविंशियल असेंबली की मियाद है, तो 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। तो 4-5 चीज़ें बड़ी वाज़ेह है। नंबर 1 ये है कि अगर बात बजट पास नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर गया, उसे आर्टिकल 130 के अंदर 6 और 7 के अंदर जाना चाहिए, या ये है कि वो रिज़ाइन कर दे कि जी मैं नहीं हूँ। अगर उससे पास से पहले अगर वो डिसोल्यूशन की तरफ चला जाता है तो इसका मतलब एक ही है कि जो आपने कहा ना जी कि वो है, तो वो भी ये कह सके किस तरह, मतलब मैं उसी वक्त सिद्दीकी साहब एज ए CM असेंबली को एडवाइस कर सकता हूँ या एज ए प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर सकता हूँ जब मेरे पास मेजॉरिटी है। अगर मेरे पास मेजॉरिटी ही नहीं है तो मैं किस तरह एडवाइस कर सकता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप प्रेजेंट करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ किसी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की क्लोज की जाती है या सीज होती है वो उसकी असेंबली डिसोल्यूशन की पार है। अब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि आपने बजट हर सूरत पास करना है। अगर आप पास नहीं करते आपकी गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं रह सकती, लेकिन आप असेंबली को डिसॉल्व कर दें, यानी कि आप पूरी असेंबली को फारिग कर दें, तो उसमें से अगर वो एक्शन जो है अगर हाई कोर्ट के अंदर ले के जाया जाता है कि देखें जी, और उसके सिग्नल्स हैं। सिग्नल्स ये हैं कि अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स या बजट एक्सपेंडिचर जो आपके बजट मेन ईयरली उसके अंदर नहीं आया हुआ और आप पास नहीं कर सके, तो इसका मतलब ये है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हैं तो ये आपके लिए एक सिग्नल है कि आप हाउस की मेजॉरिटी जो है उसको आप लूज़ कर चुके हैं। और अगर आप लूज़ कर चुके हैं और फिर आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें आर्टिकल 112 का, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली सस्टेनेबल ही नहीं है कि मैं डिटरमिन करना पड़ेगा ना आप सब उससे पहले कि भी हाँ वाकई अब 2 चीज़ें मेजॉरिटी थी या नहीं। 2 चीज़ें आ सकती। एक उसके अंदर ये आ सकता है कि कोई असेंबली का मेंबर जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट सेशन के दौरान डाल सकते हैं सकते हैं। ये 2 पैरेलल इंडिपेंडेंट बिजनेस है। फिर तो वो जो आइन के मुताबिक तो फिर तमाम बिजनेस रुक जाता है। नहीं उसके अंदर ये है और उसमें पहले उसका फैसला होता है, फिर उसके बाद आप अगला बिजनेस करते हैं ना। चीज़ ये है कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन अगर बनती है, उस बनते के अंदर ये है कि बजट जो है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन लेकिन इंडिपेंडेंट है,
और दूसरा आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी जो है ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है इस असेंबली का। अगर असेंबली ये समझती है कि एक मेला फाइडेली एक एक्सरसाइज होने जा रही है कि जिसके अंदर आप असेंबली को डिसॉल्व करने लगे हैं, तो दो ऑप्शंस आ जाएंगे। एक ये है कि गवर्नर आर्टिकल 130(7) को इन्वोक कर सकता है कि यानी कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए चीफ मिनिस्टर को कह सकता है, और अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए चीफ मिनिस्टर को कह सकता है तो इसका मतलब ये है कि फिर उसका जो राइट ऑफ डेजोल्यूशन है चीफ मिनिस्टर का, ये गवर्नर जो है ये किस सिचुएशन के अंदर वोट, ये उसकी सेटिस्फेक्शन है कि ये असेंबली के अंदर मुद्दत नहीं है, देखे ना तो ये गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, ये उसका सवाबदीदी इख्तियार है कि वो कह देगा कि जनाब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। गवर्नर की ये स्ट्रक्चर या उसको कोई मेंबर्स लिख के देंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे डिटरमिन कैसे करता है गवर्नर? कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी मेजॉरिटी नहीं रखता और गवर्नर जो है अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस, अगर इस अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस पे आप चले जाएं कि अगर असेंबली अपनी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है उनको प्रोसेस के अंदर ला के अप्रूव नहीं करती, तो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्नल है कि आर्टिकल 130 के नीचे जो प्रोसेस हुआ है चीफ मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी उससे लूज़ कर रहा है। अगर लूज़ कर रहा है तो सिर्फ उस लूज़ करने की बुनियाद के ऊपर उसे ये तो इस्तेहकाक ना दिया जाए कि वो एक मौका ना हाउस को दे कि अपना हाउस लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट कर ले, और वो लीडर ऑफ द हाउस का अगर मौका नहीं देता और असेंबली रेजोल्यूशन की तरफ चला जाता है तो एक सिग्नल गवर्नर दे सकता है आर्टिकल 130(7) के नीचे कि भाई साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वो कह देता है तो उसका मतलब यह है कि चीफ मिनिस्टर सीज नहीं कर। दूसरा, मेंबर्स जो हैं वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डाल देते हैं कि जी हम समझते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो अपना खो चुका है, वो कर। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें नहीं आती और वो असेंबली रेजोल्यूशन की तरफ चला जाता है और बजट नहीं, यानी कि 30 के बाद तो वो ये डिसॉल्व कर ही नहीं ना सकता। 1 जुलाई को चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व कर ही नहीं सकता क्योंकि वो रहा नहीं है, उसके पास पावर ही नहीं है। अगर 30 से पहले वो डिसॉल्व करता है, ये दोनों चीज़ें नहीं आती, तो ये एक्शन हाई कोर्ट के अंदर 199 के अंदर किया जा सकता है कि डेट इज़ कि मुझे पता है चीफ मिनिस्टर को कि मेरी कल लास्ट डेट है बजट का फाइनेंशियल ईयर की, मैं नहीं करवा सका और उसने असेंबली डिसॉल्व की है, तो ये मेलाफाइडे आ जाएगा, ये अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी आ जाएगा, डिस्क्रिशन आ जाएगा, और उससे आपका होगा ये कि हाई कोर्ट उस चीज़ को अनडू कर देगा और एक दफ़ा असेंबली को सिर्फ अनडू कर देगा। देखें आप सब, हमने पहले भी देखा कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो उसमें भी उनके इस एक्शन को कि आर्टिकल 5 का सहारा लेके आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, वो जो है उस एक्शन को अनडू किया था। ऑल्दो कि उसमें एक मेंबर ने कहा था कि ये वायलेशन है और आर्टिकल 6 की तरफ पार्लियामेंट को जाना चाहिए। तो अगर यही सारा कुछ होता रहा और इस तरह से ये खिलवाड़ किया जाता रहा तो ये एक कोर्ट्स उसके अंदर क्या करें? देखें, उस वक्त भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन थी। चूँकि एक कॉन्स्टिट्यूशन का होता यह है कि आप फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर डेविएशन नहीं आती। आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन थी, और आर्टिकल 6 उसके अंदर आता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन के अंदर नहीं जा सकते, और अगर आप जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच या डेविएशन के ऊपर तो आप पे लगता है। और इसीलिए जो एक मेंबर थे उस वक़्त के, उन्होंने कहा कि ये आना चाहिए, चूँकि आपने देखा कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन ना होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट जो अप्रैल के अंदर आई थी उस प्रोसेस को अनडू ना करती ना। उन्होंने आर्टिकल 6 के अंदर जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको अनडू किया और उसको कहा कि दोबारा लेके जाएं, और उसके ऊपर फिर वोटिंग आई और फिर आपने देखा। तो अभी भी ये है कि अगर ये एक चीज़ आ जाती है कि जी चीफ मिनिस्टर को पता है कि मैं मेजॉरिटी नहीं ले सकता और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि मैं असेंबली नहीं डिसॉल्व कर सकता, और उससे पहले जो दो आपके स्टेप्स हैं कि बजट आपने प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद जो आपकी अगला प्रोसेस था जो आपकी सब्सिक्वेंट अप्रूवल्स है आप उससे रुक गए, और अब आपके पास क्लॉक आ गया 30th का, यानी कि 30th का 12 बजे के बाद जो है चीफ मिनिस्टर इज नो मोर चीफ मिनिस्टर। अगर वो बजट पास नहीं, अगर बजट पास नहीं होता ना, फिर वो एडवाइस कर सकते हैं असेंबली डिसॉल्व करने की,
और जहां तक मैंने पहले आपसे कहा है कि चूंकि इस सीक्वेंस के अंदर ये पास है बजट प्रोसेस की, तो लिहाजा आर्टिकल 235 के ऊपर बात करना ही नहीं बनता, चूंकि ये चीज़ें तो चल रही हैं आपकी आर्टिकल 120 के नीचे, 121, 22, 23, 24, और फाइनेंशियल इमरजेंसी तो तब आए ना कि जब गवर्नर कुछ कर ना सकता हो। अगर आर्टिकल 126 के अंदर गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव है कि अगर किसी वजह से असेंबली अपना बजट पास नहीं कर सकती तो आप 4 माह के लिए बजट जो है उसका, और वो सिर्फ आप एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स, उसके अंदर ना आपकी डेवलपमेंट आएगी, लेकिन अभी और फिर आर्टिकल 130 का एक बिल्कुल अभी हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आर्टिकल 254 का भी जिक्र हुआ था ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एक मुकर्रर मुद्दत में काम ना हो सकता हो तो वो बाद में भी हो सकता है, तो उसको वैलिडेट किया जा सकता है ना 254 के नीचे। तो 30 के बाद अगर बजट, लेकिन ये मैंडेटरी है कि 30 जून इज द लास्ट डेट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मैंडेटरी है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ना जी, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और चलता है 30 जून तक। हर दुनिया के हर मुल्क ने अपने जो फाइनेंशियल ईयर नहीं, लेकिन उसमें कोई ऐसी कट ऑफ डेट तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो नहीं है ना। कट ऑफ डेट, अगर ये कट ऑफ डेट ना हो तो ये हमारे जो आर्टिकल 81 के नीचे ये कट ऑफ डेट है या आर्टिकल 120 के नीचे है, तो फिर इसका मतलब देखें आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं या आपकी असेंबली जो अप्रूव करती है वो जुलाई टू जून करती है। अगर ये कट ऑफ डेट ना होती तो फिर बजट तो बाद में भी पेश किया जा सकता है। बजट जो है उसको पेश करने की भी कोई डेट नहीं आनी चाहिए, उसको पास करने की भी कोई डेट, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते अगर आपके पीछे जो है असेंबली की अप्रूवल स्ट्रेंथ नहीं है। अब ये वो सिचुएशन आ गई है कि जिसको हम प्रोस्पेक्टिवली उस चीज के अंदर लेके जा सकते हैं। हमें नहीं पता है कि कल क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये उनके इन बयानात की रोशनी के अंदर अगर हम देखें तो ये सिचुएशन बन रही है। सिद्दीक, नंबर 1 ये है कि आर्टिकल 235 जो है उसकी इन्वोकेशन जो है या गवर्नर की एडवाइस आउट ऑफ क्वेश्चन है, चूंकि इस वक्त 120 का प्रोसेस चल रहा है जी। इसी तरह यह है कि जिस तरह आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस था तो आपने दरमियान में आर्टिकल 6 ले आए, हालांकि उसका ताल्लुक ही कोई नहीं था। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि दुनिया भर के अंदर अगर कोई भी असेंबली अपना बजट पास नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये है कि वो मेजॉरिटी हो जाती है। वो बात और मैं एक और भी है कि आर्टिकल 63A के जो आपने एडवाइस भी देनी होती है वो तब वो बनती है, चूँकि मेरे ख्याल इस केस में वो भी एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आएगा, चूँकि आर्टिकल 63A तभी आप दे सकते हैं कि जब आपकी असेंबली के अंदर एक पार्लिमानी पार्टी जो है वो बनी हो, और पार्लिमानी पार्टी वो बनी हो जो बैक्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी जिसने किसी इलेक्शन सिंबल के ऊपर लड़ा हो। अब अगर चीफ मिनिस्टर तो मतलब है कि एक सेकंड, अगर अब ये है कि चीफ मिनिस्टर देखें आर्टिकल 63A के नीचे जो है 4 चीज़ें हैं और उनके अंदर पार्टी हेड जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कन्फ्यूजन की, एक केस के अंदर का पार्टी हेड करे, फिर जब दूसरा केस आया लेकिन अब तो वो सीधा हो गया पार्लियामेंट पार्टी करे। अब ये है कि 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना है लीडर ऑफ द हाउस के ऊपर, नंबर 2 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और नंबर 4 आपका बजट है। अब ये है कि चीफ मिनिस्टर चूंकि KPK के अंदर आपके इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी है कोई नहीं है, डिक्लेरेशन है कोई नहीं, अब चीफ मिनिस्टर या पार्टी हेड जो है या पार्लियामेंट पार्टी जो है वो अपने मेंबर्स को आर्टिकल 63A के नीचे इंस्ट्रक्शंस भी नहीं कर सकती, चूंकि ये है कि उनका स्टेटस, तो लिहाजा तो इस सूरत हाल में देखें मतलब है कि अभी तो वो ये कह रहे हैं ना, अभी तो वो ये अभी इनका स्टेटस तो एज इंडिपेंडेंट का ही है इलेक्शन पिटीशन, क्योंकि वो सीटों का फैसला नहीं हुआ, तो मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो इस सारी सूरत हाल के ऊपर बड़ा अहम हो जाएगा। फिर वो तो सिद्दीकी साहब उस वक्त अहम होगा कि अगर वो फैसला आपका 30 जून से पहले आता है। अब ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस चल गया है कि आपका एक बजट आया, बजट आपने प्रेजेंट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है आपने पास करना है, अगर नहीं कर सके तो फिर ये फर्ज किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये समझता ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है अपनी जो मेजॉरिटी है वो खो चुका है, आर्टिकल 130 के नीचे जो उसका है गवर्नमेंट रहती नहीं है, चूंकि कैबिनेट जो है वो कंटिन्यू करती है विद चीफ मिनिस्टर। अगर चीफ मिनिस्टर ही नहीं है तो वो नहीं रहेगा, अगर वो नहीं रहेगा और अगर उससे पहले कोई एक्सरसाइज करता है तो वो मेलाफाइड है, और अगर उसके बाद वो चीज़ चलती है तो गवर्नर उसको डिसॉल्व कर सकता है, और गवर्नर अगर डिसॉल्व करता है केयर टेकर आती है, और अगर केयर टेकर आती है तो फिर उस सूबे के अंदर नए इलेक्शन होंगे, और नए इलेक्शन के अंदर जो भी आएगा वो, इसीलिए देखें ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 माह 126 का नहीं दिए, बिल्कुल ठीक बात हो, 90 दिन के अंदर है तो आर्टिकल 126 जो है वो इन्वोक किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज एहसान साहब। तो जनाब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा
जो भी कहें वो कह सकते हैं, वो अपना आज़ाद शहरी हैं, आज़ाद हैं। लेकिन अगर जो बातें उन्होंने कही हैं उनको हम अगर आइन के दायरा कार के अंदर देखें, क्योंकि हुकूमतें आइन और कानून के तहत ही चलती हैं, किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं चलती हैं। हाँ, अलबत्ता उसके अंदर आप मनूवरिंग ज़रूर कर सकते हैं कि उस सूरत हाल को आप कैसे अपने हक़ के अंदर एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अली मीन गंडापुर साहब, वैसे भी फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत अरसे से हो रही हैं, और जब एक इंडिपेंडेंट स्टेटस हो जहाँ पे आप किसी अपने रुकन को पाबंद ना कर सकते हो, उसके ऊपर डिफेक्शन ना हो सकती हो, तो ऐसी सूरत में फॉरवर्ड ब्लॉक इख्तलाफात और फिर बजट के मंजूर ना होने की सूरत में क्या कुछ हो सकता है, वो आपको हाफिज़ एहसान साहब ने बताया। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।